नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो दोस्तों 27 मई वो दिन था जिस दिन से हमारा होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ और उसी दिन से हमारा ये 50 क्वेश्चन बिहार एसआई यूपीएसआई के लिए टेस्ट सीरीज में स्टार्ट हुआ। टोटल आज हम छठा टेस्ट सीरीज करेंगे। 5 हमने करवा दिया, यानी 5 दिन आपको होमवर्क भी मिल गया और 5 सेट भी आपको प्राप्त हुए हैं। आज है तारीख 1 जून और आज 1 जून का भी हम होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपने 31 मई का होमवर्क डेफिनेटली कंप्लीट करा होगा। अगर नहीं किया है तो उसका नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा सेट नंबर 5 का, उसी में 5वें दिन का भी होमवर्क आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं और अच्छा लगे वीडियो तो डेफिनेटली शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज 1 जून का हम होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है मिडाइवल से हम लेंगे मुगल साम्राज्य। तो अब हम लोग मुगल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मुगल साम्राज्य में आपको बाबर ने आके स्टैब्लिशमेंट करा, बाबर से पहले क्या सारी घटनाएं घटी ये सब आपको देख लेना। मुगल साम्राज्य में आने के बाद बाबर ने कैसे कैसे कौन कौन से युद्ध लड़े, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। बाबर का जन्म कहाँ हुआ, उसकी मृत्यु कैसे हुई, कैसे कैसे उसने भारत में आके अपने साम्राज्य का एस्टेब्लिशमेंट करा, ये सब आपको देखना है। उसके बाद एंसेंट में हम आ जाते हैं। तो एंसेंट में मगध राज्य का उत्कर्ष हमको देखना है। बिहार देख रहे हैं हम और यूपी वाले भी आप हैं। तो एंसेंट में से देखिए, एंसेंट में से जो हॉट फेवरेट टॉपिक्स है, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और फिर एंसेंट में आगे बढ़ेगा वो तो फिर मगध, मौर्य, सम्राट अशोक, ठीक है, बिंबिसार, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है। ज्योग्राफी में आज हम देखेंगे भारत की जलवायु। इससे पहले हमने मिट्टी वगैरह हमने कंप्लीट किया है, नदियां कंप्लीट किया है। आज हम देखेंगे भारत की जलवायु, इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको फैक्ट्स एकदम अच्छे से पढ़नी है। पॉलिटी में बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। हमने कल डिस्कस किया था डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आज हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप लोग बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ें। फिजिक्स में बात करते हैं दाब और प्लवन। आज 2 टॉपिक हम लोग फिजिक्स से उठाएंगे, दाब और प्लवन, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन फिजिक्स में से बनते ही बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, किसका कैसे क्या दाब है, कैसे मेजरमेंट है, ये सब आपको देखना है। ठीक है, प्लवन ये देखना है। केमिस्ट्री में आज हम उठा रहे हैं परमाणु संरचना। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स, कंपोजिशंस वगैरह ये सब आपको इसमें देखना है। परमाणु संरचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह आपको सभी के सभी कहां मिलेंगे, तो सभी लूसेंट से ही दिए गए हैं, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी के पास लूसेंट की किताब होगी, वहीं से आपको पढ़ना है। अगर लूसेंट नहीं है, क्राउन है, आप यहां से टॉपिक देखें और क्राउन में पढ़ना स्टार्ट कर दे। बस टेंशन ना ले, बस आप लोग पढ़ें। ठीक है, या लूसेंट क्राउन दोनों में से कोई भी नहीं है। कोई भी बुक आपके पास है जो हिस्ट्री वाली है, उनमें से ये सारे टॉपिक्स, बस टॉपिक देखना है आपको और पढ़ना स्टार्ट करना है। अभी बहानेबाजी नहीं, क्योंकि अब एग्जाम का डेट बस आने ही वाला, बस इतना समझ लीजिए। इस मंथ में चांसेस हैं अनाउंस हो सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो हमने अगस्त चारों हफ्ते की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए। आज हम देखेंगे सितंबर फर्स्ट वीक करंट अफेयर देखेंगे और हमने स्टेट में बिहार कंप्लीट किया है और यूपी कंप्लीट किया है। ठीक है, अब हम जम्मू एंड कश्मीर देखेंगे। तो स्टेट में हमारा मकसद ये होता है, स्टेट का क्या अक्षांशीय विस्तार है और मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में मतलब इसका क्या फॉर्मेशन है, कैसे कैसे क्या विस्तार है, ये सब देखना हमारा मेन एम होता है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है और जम्मू कश्मीर के बारे में सारा स्टैटिकली सारी चीज़ें देखनी है। और अभी कम जरूरी इसलिए भी जम्मू कश्मीर क्योंकि अब 370 यहाँ से हट गया और ये यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर देखना, तो डेफिनेटली देखें और इसके बारे में सारे फैक्ट ध्यान में रखें, यहाँ के एलजी कौन है और सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो कट ऑफ अनरिजर्व्ड के लिए इसमें सेट 6 है हमारा, इसमें 41 रखा गया है अनरिजर्व्ड के लिए। ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास या वीकर क्लास आप बोल लें 39, ठीक है, और ओबीसी 38, एससी एसटी 36। ये हमारा आज का कट ऑफ होगा सेट 6 के लिए, टेस्ट 6 के लिए। तो आई होप आप सब इस कट ऑफ को टच करेंगे और इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। अपना कमेंट जरूर स्कोर में बताएं। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है, आज का जो सेट है स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे फॉर बिहार एसआई एंड यूपीएसआई एग्जाम्स बाय मिशन कंपटीशन। चलिए मैं इसको जूम करता हूं और हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कांग्रेसी सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया गया था? तो वो जो कार्यकारी कमेटी थी वो थी लाहौर सत्र में। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लाहौर सत्र में ही कांग्रेस की जो कार्यकारी कमेटी थी उसको सविनय आंदोलन करने का अधिकार दिया गया था, लाहौर अधिवेशन में ही। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग
बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे जीडी बिरला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन पिक किए जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सब इसका या तो नोट्स बनाएं या पीडीएफ अपने पास रख के जरूर उसको एक दो बारी लगाएं, ठीक है। तो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसकी बाद में नाम बदल के क्या कर दिया गया? हरिजन सेवक संघ, इसका पहला अध्यक्ष कौन थे? तो जीडी बिरला जी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सबको इसको ध्यान में रखना है। विंस्टन चर्चिल थे तब, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 4 देखते हैं, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये जो रूपरेखा तैयार करा गया था, ये करा गया था देखिए सिकंदर हयात खान के द्वारा। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा सिकंदर हयात खान के द्वारा ही इसको स्टार्ट किया गया था। 5 देखते हैं, आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? देखिए आमरी संस्कृति जो पनपी, पहले उससे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। कच्छ क्षेत्र, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, और ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या है? सिंध। तो देखिए जो आमरी जो ये क्या है, आमरी संस्कृति, ये जो पनपी, देखिए ये पनपी सिंध के क्षेत्र में। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, आमरी संस्कृति सिंध के क्षेत्र में पनपी है। 6 देखते हैं, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? महावीर के द्वारा जो दिए गए भाषा में उपदेश है वो है प्राकृत भाषा में। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 देखते हैं, धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप क्या था या क्या है? तो इनमें जो प्रारंभिक स्वरूप शिव का था वो ध्यान रखें पशुपति का था। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं, अरबियों ने सुल्तान को क्या नाम दिया था? तो अरबियों के द्वारा जो सुल्तान को नाम दिया गया था वह था स्वर्ण नगरी। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ सुल्तान पढ़ा, एक्सट्रीमली सॉरी, मुल्तान है, हाँ माफ़ करें मुझे, थोड़ा गलती में यहाँ पढ़ बैठा, तो सुल्तान नहीं मुल्तान है। तो अरबियों ने मुल्तान का क्या नाम रखा था? तो स्वर्ण नगरी मुल्तान का नाम रखा था, ठीक है। मुल्तान का है, अभी पाकिस्तान में है। 9 देखते हैं, दिल्ली शहर का निर्माण प्रारंभ करने वाला तोमर शासक कौन था? तो तोमर शासक जो दिल्ली शहर का जिसने प्रारंभ किया बनाने का वो था अनंगपाल। ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, अमीर खुसरो थे, क्या थे एक? तो अमीर खुसरो साहब ध्यान रखें वो एक कवि थे, इतिहासकार थे और संगीतज्ञ थे, यानी कि तीनों के तीनों रोल में ये फिट होते थे, यानी डी हमारा सही हो जाएगा, ये तीनों थे, ठीक है। चलो 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में है, दो संगम भाई जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य बनाया पहले किस प्रभुत्व में नौकरी करते थे? तो ये जो दोनों भाई थे ये नौकरी करते थे, देखिए काकतीय प्रभुत्व में। सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करवाई, और यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने से पहले ये दोनों जो है ना संगम राज्य में ये लोग थे, और ये काकतीय प्रभुत्व में ये लोग नौकरी करते थे। 12 नंबर देखते हैं, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है कृष्णदेव राय जी को। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो है विजयनगर साम्राज्य के महाराज थे कृष्णदेव राय, इन्हीं को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। 13 देखते हैं, मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो मेलघाट बाघ अभयारण्य जो है ये महाराष्ट्र में है। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? देखिए फुलहर झील की अगर हम बात करें तो ये है उत्तर प्रदेश में। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, फुलहर झील उत्तर प्रदेश। 15 नंबर, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो बेसाल्ट लावा के अक्षय के कारण जो मिट्टी निर्मित हुई है वो है रेगुर मिट्टी। डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 16, हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं किन में? देखिए हेलोफाइटस जो अच्छी वृद्धि करते हैं जिनमें, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, अम्लीय मृदा में यानी अम्लीय मिट्टी में, ठंडी मिट्टी में, ठीक है, यानी मृदा। उसके बाद ऑप्शन सी में हमारा कैल्शियम युक्त मृदा में और क्षारीय मिट्टी में। इसका जो पहले क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन क्या है? हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि किस में करते हैं? तो हेलोफाइटस जो अच्छी वृद्धि करते हैं देखिए क्षारीय मृदा में करते हैं। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? देखिए मध्य रात्रि का जो सूर्य जो है ना, मिडनाइट सन, ये दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर और नॉर्वे में। ध्यान रखें ये बात, ठीक है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर तक, निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है?
तो सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र अगर बात करें तो वो है दार्जिलिंग जल शक्ति उत्पादन केंद्र। बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 19 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध योजना निर्मित है किस नदी पर? देखिए ये जो निर्मित है ना, ये बेतवा नदी पर निर्मित है। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 20 नंबर, समानांतर फसल का एक उदाहरण है कौन सा? तो समानांतर फसल का जो उदाहरण है वो है गेहूं प्लस सरसों। बी एकदम ही हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 21 देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? ध्यान देना, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है नहीं है। करेक्ट जो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामगंगा। तो रामगंगा जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। बेतवा, चंबल, केन ये यमुना की सहायक नदियों में से हैं। ठीक है। 22 देखते हैं, अंडमान व निकोबार, ओके हाँ तो 22 है, अंडमान व निकोबार ये है कहाँ पे? ठीक है, तो अंडमान और निकोबार की अगर हम बात करें, ध्यान रखें ये है बंगाल की खाड़ी में, ये द्वीप समूह है ये। ठीक है, अंडमान और निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में ये द्वीप समूह है। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 23 देखते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं कौन? तो इसके सदस्य ध्यान रखें, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा होता है और इसके सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। 24, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? तो वो जो देश है जो शासन के आधारभूत है, अगर हम उसकी बात करें, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो भारत के संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए आधारभूत है। 25, संविधान का एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो ये जो वक्तव्य है ये है बी.आर. अम्बेडकर जी का। बी हमारा सही हो जाएगा। 26, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? देखिए इसमें से जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने का आधार नहीं की बात हो रही है वो है आंतरिक शांति को खतरा। ये शब्द बदल दिया गया है। ठीक है, अब सशस्त्र विद्रोह की बात हो रही है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी घोषणा करने का निम्नलिखित में से कौन सा वो कौन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आधार नहीं है? तो हमारा आंतरिक शांति का खतरा हो जाएगा। ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये तीनों जब रीजन रहेगा तो हमारा नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 27, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? देखिए भारत में वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो आज तक एक बार भी इसकी घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। 28 देखते हैं, अनुसूचित जनजाति का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये जो दर्जा है, ध्यान रखें इस बात का, ये दर्जा धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है धर्मनिष्ठा से ये तटस्थ है। बी करेक्ट हो जाएगा। 29, निम्न में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति सूचक चुना है? तो वो जो है वो है भूटान। ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, विकास का भारतीय मॉडल किसके हित की सुरक्षा करता है? तो विकास का जो भारतीय मॉडल है वो जो सुरक्षा करता है व्यक्ति एवं राज्य की। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो ये अंतिम रूप से जो अनुमोदित किया जाता है वो किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 32 देखते हैं, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो इसके स्तर का जो आकलन किया जाता है वो ध्यान रखें परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर इसका आकलन होता है। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 में बोला जा रहा है, देखिए दीपक पारेख कमेटी अन्य चीज़ों के साथ साथ निम्न में से किस एक से उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? तो इसका जो उद्देश्य था जिसके लिए इसका गठन किया गया था वो था अवसंरचना के विकास और वित्तीय के लिए उपाय सुझाना। बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो दीपक पारेख कमेटी का जो गठन किया गया था इसका जो रीजन था अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय को सुझाने के लिए।
34 देखते हैं। 34 में भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? तो भारत निर्माण जो है, ध्यान रखें इस बात का, ये भारतीय ग्रामीण जीवन को विकसित करने का कार्यक्रम है। डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 35 ऐसे उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दें क्या कहलाते हैं? तो वो ऐसे उपकरण कहलाते हैं बैटरी। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का, ऐसे उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल वगैरह है उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, वो तो बैटरी ही करता है। इसमें जो है कौन सा पानी होता है? इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल बैटरी में किया जाता है, ठीक है, जिसको डिस्टिल वाटर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेट मी करेक्ट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके जो केमिकल जो है उसका एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 36 निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? तो आरडीएक्स का जो अन्य नाम, भिन्न नाम की बात करें, वो है साइक्लोनाइट। डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 37 देखते हैं। स्नेल का नियम किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो स्नेल का नियम हमेशा ध्यान रखें, ये रिलेटेड है प्रकाश के अपवर्तन से। बी हमारा सही हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन से स्नेल का नियम रिलेट करता है। 38 देखते हैं। 38 में है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है? तो वो तरंगे जो ध्रुवित नहीं की जा सकती हैं, ध्यान रखें, वो है ध्वनि तरंगे। सी हमारा बिल्कुल ही यहाँ सही हो जाएगा। 39 देखते हैं। आंखों की रेटिना कार्य करती है किसके आधार पे? तो आंखों की रेटिना जो कार्य करती है वो कैमरे में फिल्म की तरह ही आंखों की रेटिना हमारे बॉडी में काम करती हैं। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर। निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र की बात करें, जो जिसमें नहीं होता है वो जानवर है छिपकली। डी हमारा बिल्कुल ही यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक की अगर हम बात करें जो है वो है पारा। बी एब्सोल्यूट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 42। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो होमी भाभा पुरस्कार ये जो दिया जाता है, ये दिया जाता है नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित है? तो वो जो प्राणियों का समूह है वो है चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से रिलेटेड है? तो वो है चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। ए हमारा सही हो जाएगा। 44। ऐसे पदार्थ कौन है जिनका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है? तो वो जो पदार्थ है वो है साधारण लवण। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो साधारण लवण ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। 47। प्राकृतिक रबर को मजबूत और अच्छी उछाल वाला बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? वो पदार्थ कौन सा है? तो वो जो पदार्थ है वो ध्यान रखें, वो सल्फर है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सल्फर प्राकृतिक रबर में मजबूती और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें ये मिलाया जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। 46। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिस पदार्थ का यूज होता है वो होता है जिंक ऑक्साइड। डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 47। मिशांस दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है किसमें? तो मुक्ति संभव है मिशांस के अनुसार कर्म से ही मुक्ति संभव है। डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 48। निम्न में से किसकी मृत्यु दिवस को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। करेक्ट जो है हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी के मृत्यु को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 49। यूएनओ की स्थापना कब हुई? देखिए यूएनओ की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ए हमारा सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50। इग्नाइटेड माइंड्स किसकी रचना है? तो इग्नाइटेड माइंड्स जो पुस्तक है, ये जो रचना है, ये है एपीजे अब्दुल कलाम की, हमारे पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेट नंबर 6, जो कि उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा।
सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो और अच्छा लगे तो वीडियो को डेफिनेटली शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।